नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी से। बड़ी खबर, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नेता प्रतिपक्ष पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्या मुस्लिम चेहरे पर अखिलेश यादव दांव चलेंगे? सपा गैर यादव ओबीसी चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज का नाम आगे जरूर बढ़ाया गया था, हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इनकार कर दिया था। वहीं ओबीसी चेहरों में राम अचल राजभर का नाम शामिल है। आरके वर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। जाटव चेहरों में मनोज पारस और महेंद्र कुमार का नाम भी चर्चाओं में है। तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव अब दिल्ली जा चुके हैं। वो लोकसभा में काफी एक्टिव है और अपने भाषणों से बीजेपी सरकार पर हमलावर भी है। इसी बीच अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और उनका विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ से आमना सामना होता था। मगर अब जब अखिलेश दिल्ली पहुंच गए हैं तो अखिलेश और सपा के लिए काफी अहम है कि यूपी विधानसभा में सीएम योगी के सामने आखिर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। दरअसल ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय यूपी की सियासत से जुड़े हैं, यूपी के सियासी हलकों में है। हालांकि समाजवादी पार्टी किस नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी? क्या नेता प्रतिपक्ष का चेहरा 2027 विधानसभा चुनाव को देखकर बनाया जाएगा, या नेता प्रतिपक्ष में भी परिवार का दबाव अखिलेश यादव के ऊपर हावी रहेगा? दरअसल माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर अपने विजयी समीकरण पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को ही अपना सकते हैं। इस दौरान चर्चा है कि अखिलेश यादव अपनी जगह किसी दलित चेहरे को भी नेता विपक्ष बना सकते हैं। तो लगातार नेता विपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 29 जुलाई से यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा। अखिलेश यादव किस पर भरोसा जताएंगे और किसे ये बड़ी जिम्मेदारी देंगे? जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई और पीडीए फार्मूला पर आने वाला चुनाव भी लड़ने की बात समाजवादी पार्टी कह रही है। लेकिन बात करें नेता प्रतिपक्ष की तो यहाँ पर भी पीडीएफ फार्मूला फिर बैठाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन अगर पीडीएफ फार्मूला सटीक नहीं बैठा तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर उंगली उठना भी शुरू हो जाएगी। हालांकि कई नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। मोहम्मद आसिफ, किन लोगों के नाम, कौन कौन वो सभी हैं जिनके नाम इस वक्त चर्चाओं में है? जी बिल्कुल, या अगर नाम की बात करें नेता प्रतिपक्ष की तो इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे पहले नंबर पर था और वह रेस में आगे चल रहे थे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इंद्रजीत सरोज ने साफ तौर पर मना कर दिया और उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर यह जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया है। अब बात आती है शिवपाल यादव की, तो अगर शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो कहीं न कहीं यादव परस्ती का बड़ा आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लग सकता है। लेकिन अगर शिवपाल यादव को इग्नोर किया जाता है तो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर अंतर कला भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने बड़ी मेहनत किया और प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार किया, लेकिन अगर उन्हें साइडलाइन किया जाता, उन्हें बाइकाट किया जाता है तो कहीं न कहीं जो अंतर कला कंफ्यूजन लोकसभा चुनाव के पहले थी, अब वह रार समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार में और भी बढ़ सकती है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सामने शिवपाल यादव को लेकर एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली कहावत भी दिख रही है। और इसके बाद अगर बात करें आरके वर्मा, राम अचल राजभर, तो अगर राम अचल राजभर क्या माना जाए मोहम्मद आसिफ, अगर जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला हमने देखा लोकसभा में काफी ज्यादा सटीक साबित हुआ समाजवादी पार्टी के लिए, क्या अब जो नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है वो पीडीए फॉर्मूले से ही या फिर परिवारवाद की झलक देखने को मिलेगी? क्योंकि दोनों में से अगर कुछ भी अपनाते हैं, कोई भी रास्ता अपनाते हैं अखिलेश यादव, तो राह आगे आसान नहीं होगी। अगर शिवपाल सिंह यादव
पर दाव खेला जाता है तो परिवारवाद के आरोप लगेंगे। अगर पीजीए के तहत किसी को बनाया जाता है तो अंतरकलह या जिस तरह से नाराजगी जो है शिवपाल सिंह यादव या परिवार में देखने को मिल सकती है। देखिए, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले पर ही ज्यादातर पद बांटे हैं। अगर बात करें विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष की तो लाल बिहारी यादव को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष चुना गया। अब बात विधानसभा की आती है तो विधानसभा में भी अगर यादव यानी कि शिवपाल यादव को चुना जाता है तो कहीं न कहीं पीडीए फार्मूले को लेकर बड़ा झटका लग सकता है, उंगली भी उठना शुरू हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पर शिवपाल यादव को नाराज किया गया क्योंकि उनके ज्यादातर बिल्कुल, और अगर वरिष्ठता के हिसाब से भी देखें तो शिवपाल सिंह यादव सबसे वरिष्ठ नेता है और इसी दौरान अगर उनको साइडलाइन किया जाता है तो थोड़ी नाराजगी भी खास तौर पर उनके समर्थकों के बीच देखने को मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच नाराजगी की तो यह नाराजगी 2012 से चली आ रही। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तभी शिवपाल यादव और उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए शिवपाल यादव के लंबा प्रदर्शन किया था, काफी अंतरकलह मची थी और इसी के बाद ही मुलायम परिवार में एक विघटन की स्थिति पैदा हो गई थी और यह नाराजगी कहीं न कहीं बीच बीच में देखने को भी मिलती है क्योंकि जिस तरह से अखिलेश शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी बनाया था लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें मनाया और लोकसभा चुनाव में भी बदायूं सीट पर जिस तरह से शिवपाल यादव के बेटों को लेकर टिकट को लेकर तमाम तरह की कंफ्यूजन सामने आई तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिली। लेकिन अब अगर यहाँ नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो शिवपाल यादव एक धुरंधर राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है। वह बिल्कुल, जिस बीच लगातार हलचल का दौर मोहम्मद आसिफ तेज है क्योंकि 29 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। ऐसे में उससे पहले आखिर किस पर अखिलेश यादव भरोसा जताते हैं, किसके चेहरे पर दाव यहां पर चलते हैं और उस दाव से कितने और कार्ड यहां पर गिरते हैं, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से कर लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। विधायक बेदीराम की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी है। निषाद पार्टी के एमएलए विपुल दुबे को भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। लखनऊ कोर्ट में पेश हुए दोनों एमएलए रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक से जुड़ा पूरा मामला जिसमें दोनों नामजद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले से जुड़ी एक खबर जिसमें लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुबह सपा विधायक बेदीराम का नाम इसमें सामने आया था, वो नामजद थे इस मामले में। ऐसे में कोर्ट में बेदीराम पेश हुए हैं, साथ ही निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे भी आज कोर्ट में पेश हुए हैं। दोनों ही विधायकों पर इस मामले में दोनों को ही नामजद किया गया था। ऐसे में दोनों की आज कोर्ट में पेशी हुई है। तो रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक से जुड़ा पूरा मामला, इस मामले में बीजेपी के सहयोगी दल सुबह सपा और निषाद पार्टी दोनों ही पार्टियों के विधायकों का नाम सामने आया था। ऐसे में इस मामले में सुनवाई चल रही है। लखनऊ हाईकोर्ट में आज दोनों की पेशी होनी है। ऐसे में विधायक बेदीराम लखनऊ हाईकोर्ट में पेश हुए, वहीं निषाद पार्टी के एमएलए विपुल दुबे भी आज पेश हुए हैं। तो दोनों ही विधायक इस मामले में नामजद आरोपी है। रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक से जुड़ा पूरा मामला जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुबह सपा के विधायक बेदीराम की लखनऊ कोर्ट में आज पेशी हुई। निषाद पार्टी के एमएलए विपुल दुबे का भी नाम शामिल है, वो भी कोर्ट में पेश हुए। लखनऊ कोर्ट में पेश हुए दोनों एमएलए रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें दोनों ही विधायकों को नामजद किया गया है। तो बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और सुबह सपा के ये विधायक है, जिसमें बेदीराम सुबह सपा के विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ विपुल दुबे निषाद पार्टी से विधायक है। रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले में दोनों ही विधायकों का नाम सामने आया था, दोनों ही इस मामले में नामजद हैं। दोनों को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोनों ही विधायक आज पेश हुए हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के विधायक और सुबह सपा के विधायक दोनों ही नामजद हैं, ऐसे में सुनवाई के दौरान वो पेश हुए। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी कोर्ट में भी सुनवाई इस पे चल रही है। पूरी तरह से ये सुनवाई चल रही है जिसमें भाजपा के विधायक बेदीराम, साथ ही साथ निषाद पार्टी के जो विधायक उसका भी नाम आया था। उसके बाद जिस तरह से जो मामला था वो तूल पकड़ा था और कई राजनीतिक दल थे वो रोडों पर उतरे थे और उसका प्रदर्शन देखने को मिला था। साथ ही साथ उसके बाद जिस तरह से आज सुनवाई चल रही है, हालांकि दोनों विधायक भी कोर्ट में पेश हुए और अभी न्यायालय के अंदर ही है। अभी निकल कर आते उसके बाद मीडिया से रूबरू होते उसके बाद देखिए पता चल पाएगा कि क्या बात रखी गई, क्या पक्ष रखा गया, क्या दलीलें उनकी तरफ से रखी गई। हालांकि जो सुनवाई है अभी भी लगातार सुनवाई वो जारी है, क्योंकि नीट परीक्षा का जो मामला था उसके साथ ही साथ कई ऐसी परीक्षाएं रही जिसमें जो धांधली देखने बिल्कुल, और जमकर चंदन विपक्ष परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, निषाद पार्टी के एमएलए चाहे विपुल दुबे की बात हो या सुबह सपा विधायक बेदीराम की बात हो, दोनों की वीडियोस भी वायरल हुए। इसके बाद अब जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, अब इस मामले में सुनवाई होना, दोनों की पेशी होना, क्या माना जाए कितनी दोनों के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई? बिल्कुल, देखिए लगातार दोनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और न्यायालय में दोनों विधायक पेश हुए हैं और न्यायालय परिसर में इस समय है जो सुनवाई है वो भी लगातार जारी है। सुनवाई में अब क्या चीजें निकलकर सामने आती देखिए उसके बाद तस्वीरें रिया साफ हो पाएंगी। लेकिन राजनीतिक जो दल थे वो तमाम दल रोडों पर उतरे थे, क्योंकि तमाम तरह की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें धांधली देखने को मिली थी। उसके बाद तमाम जो दल थे वो रोडों पर उतरे थे, रोड पर उतर के इसका काफी विरोध किया था और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद जो भाजपा के विधायक है और जो विधायक विपुल है उनका नाम सामने आया था। उसके बाद आज सुनवाई हो रही है। सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला, बिल्कुल, यानी सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ दलीलें रखी जाती है, कितनी इन दोनों ही विधायकों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती है, उस पर सभी की निगाहें। चंदन, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में शिक्षक अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने धरना प्रदर्शन के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। जिला मुख्यालय में स्थित विभागीय कार्यालय में शिक्षकों को धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो हमीरपुर से खबर, जहां जो शिक्षक हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कई सारी मांगों को लेकर तमाम शिक्षक धरना दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले ये शिक्षक धरने पर बैठे हैं। हमीरपुर में शिक्षक अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। 25 जुलाई सन 17 को हम लोगों का समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय न्यायालय के माध्यम से निरस्त कराया गया और आज तक 7 साल बीत गए, 1 रुपए भी शासन की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। ये बड़ी दुख की बात है और हमारे 10,000 से ज़्यादा साथी इस संसार को अलविदा कह गए। इसलिए हम शासन से ये मांग करते हैं कि हम लोगों को भी पुनः सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए, या जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक समान कार्य का समान वेतन हमें मिलना चाहिए। इस बढ़ती हुई महंगाई में हम लोगों का गुजारा नहीं होता। सब लोग लगभग 40+ उम्र हो चुकी है और सब लोग परेशान हैं। समान कार्य का समान वेतन तो कम से कम मिलना ही चाहिए, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो हमीरपुर में शिक्षक अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने धरना प्रदर्शन के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। जिला मुख्यालय में स्थित विभागीय कार्यालय में शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनका वेतन 7 साल में एक बार भी नहीं बढ़ा। ऐसे में कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। इस संबंध में तमाम शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने उनकी समस्याओं की सुध नहीं ली है, ना ही किसी तरह का आश्वासन दिया है।
तो हमीरपुर में शिक्षक अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने धरना प्रदर्शन के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। जिला मुख्यालय में स्थित विभागीय कार्यालय में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शिक्षकों का कहना है कि बीते 7 सालों में उनका 1 रुपए भी वेतन नहीं बढ़ाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते संवाददाता रुपेश गुप्ता का। रुपेश, जिस तरह से हमीरपुर में शिक्षक अपनी कई सारी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, शिक्षकों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनकी मांगे? जी रिया जी, मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षा मित्र हैं, कल इन्होंने डीएम को संबोधित ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री को भेजने ज्ञापन दिया। इसके बाद उन्होंने मांग की जो उनकी सैलरी है वो कम मिल रही है, उसको लेकर जो शिक्षकों की सैलरी है उसी के आधार पर उनको भी मिलनी चाहिए और उनको बराबर काम लिया जा रहा है उतना ही घंटे का। इसके बावजूद भी उनकी सैलरी बहुत ही कम है। यहाँ पर रुपेश, जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा मित्रों ने सैलरी बढ़ाने की या वेतन वृद्धि की यहाँ पर बात कही है, मांगों संबंधित ज्ञापन जो है उन्होंने उच्च अधिकारियों को दिया है, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या कोई किसी तरह का आश्वासन दिया गया हो? जी, उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जिला अधिकारी ने जो ज्ञापन है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद देखिए किस तरह का इनका जो ज्ञापन है उसको किस तरह सैलरी के लिए आगे क्या हो सकता है। अगर प्रशासन समस्याओं का सुध नहीं लेता है तो ये शिक्षा मित्रों का क्या कुछ कहना है? क्या आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा? जी, शिक्षा मित्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लखनऊ में वो प्रदर्शन करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती है। ठीक है रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने बयान भी दर्ज कराया। जज से राहुल गांधी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मेरे सारे आरोपों से इनकार करता हूं, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी 16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे और 12 अगस्त को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। बता दें कि राहुल पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था और इसी मामले में सुनवाई चल रही है। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नियत था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवार में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवार दायर किया गया है मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवार दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा किस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। यस ऑफ कोर्स। कई बार जो आपके अपोजिशन की तरफ से बार बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे थे और अब अंततोगत को आना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बुलाने के यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी, न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस की काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़ करके आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम। आरोपों से इनकार किया और ये कहा कि हमको पॉलिटिकल वजह से फंसाया जा रहा है
और हमारी इमेज खराब करने के लिए, और उनसे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो भी क्वेश्चन किया गया उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया, और पत्रावली 12/8 को एविडेंस में लगी है। हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जज साहब ने कुछ रिवर्ट में कुछ कहा? जज साहब ने उनसे क्वेरी किया, उन्होंने बताया कि हमको पॉलिटिकल कारणों से फंसाया गया है, हमारी इमेज खराब करने की वजह से, छक धूमिल करने के कारण, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। पंडित जी, बयान को लेकर क्या कुछ स्पेसिफिक बोला जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया कुछ? और हमारी तरफ से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी किया कि आपको एविडेंस देना है, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो एविडेंस में 12/8 तारीख नियत किया गया है। अब आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स? 12/8 को हमारी तरफ से गवाही पेश होगी, गवाही देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।